नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ध्रुव स्वामिनी नाटक की ऐतिहासिकता। क्योंकि यह नाटक ऐतिहासिक है, ये गुप्तकालीन स्वर्ण युग से है और इसकी ऐतिहासिकता बतानी है। ऐतिहासिकता पर विचार करें तो ऐतिहासिकता क्या है? जो घटनाएं जो इतिहास में घटित हुई थी उन्हीं के बारे में बताना है। तो ऐतिहासिक नाटक उस नाटक को कहते हैं जो इतिहास पर आधारित हो। तो इसमें सभी पात्र ऐतिहासिक हैं। कोई नाटक ऐतिहासिक है या नहीं, इस बात का निर्णय करना इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह नाटक ऐतिहासिक पात्रों से संबंध है या नहीं। तो जो समुद्रगुप्त था, रामगुप्त था, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य था, ध्रुव स्वामिनी, वे सब ऐतिहासिक नाटक की घटनाओं से हैं। तो उस नाटक की घटना और प्रसंग इतिहास सम्मत है या नहीं। तो नाटक में चित्रित समय, स्थान इतिहास से मेल खाते हैं या नहीं। जब हम किसी नाटक को इन बिंदुओं पर परख कर देखते हैं तभी हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि कोई नाटक ऐतिहासिक है या काल्पनिक है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रश्न है। नाटक एक समस्या प्रधान नाटक है जिसमें लेखक ने प्राचीन इतिहास और इसमें अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष की समस्या, नारी समस्या और विवाह की समस्या को उठाते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके निराकरण के साथ देशभक्ति, त्याग, उदारता, नारी सम्मान, प्रेम भाव आदि के बढ़ावे का अमर संदेश दिया है। परंतु जब हम इस नाटक को ऐतिहासिक प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं पर कसकर देखते हैं तो हमारे सामने निष्कर्ष निकल कर आता है। तो यह नाटक एक ऐसा नाटक है जिसमें ऐतिहासिकता के साथ कल्पना का सुंदर समन्वय किया गया है। तो विभिन्न बिंदु हैं जो ऐतिहासिकता इसकी साबित करेंगे। तो घटनाएं और प्रसंग। प्रस्तुत नाटक की घटनाएं और प्रसंग हमारे जो ग्रंथ हैं, जो विशाख दत्त द्वारा रचित है देवी चंद्रगुप्त में, इसका वर्णन है। और सम्राट समुद्रगुप्त का प्रख्यात प्रशस्ति है और हर्षचरित, उसमें भी इसका लिखा हुआ है। संजात, ताम्रपत्र, भंडारकर, जायसवाल, अल्तेकर, अब्दुल हसन अलवी, राखलदास बनर्जी आदि इतिहासकारों के लेख और उनकी बुकों में बाणभट्ट की कादम्बरी आदि पर आधारित ये नाटक लिखा है। किसने? जयशंकर प्रसाद ने, जो ऐतिहासिक सम्मत है। तो पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। इन सभी पुस्तकों लेखकों के कथनों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी से संबंधित कथा इस प्रकार है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रतापी राजा थे। उसके दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। गुप्त वंश में यह नियम नहीं था कि राजाधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होगा। समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को योग्यता के आधार पर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु पिता की मृत्यु के पश्चात आदरवश उसने अपने बड़े भाई को राज्यासीन किया और यहाँ तक कि अपनी वाग्दत्ता ध्रुव स्वामिनी के साथ उसके विवाह पर भी चंद्रगुप्त ने आपत्ति नहीं की। और जब सकराज ने युद्ध संधि के प्रस्ताव पर ध्रुव स्वामिनी को अपने लिए मांगा तो रामगुप्त ने उसका कोई विरोध नहीं किया। तब चंद्रगुप्त अपने अधिकारों के प्रति जागृत हुआ और उसने सकराज को मार करके रामगुप्त को भी मृत्यु के हवाले कर दिया और ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया था। यह घटना इतिहास सम्मत है। परंतु जयशंकर प्रसाद ने इस कथा सूत्र को अपनी कल्पना के द्वारा और भी अधिक सजीव कर नाटक का रूप प्रदान किया है। उन्होंने इन तथ्यों के अलावा कुछ नवीन उद्भावनाएं, जैसे शिखर स्वामी, रामगुप्त के षड्यंत्र से चंद्रगुप्त
का गद्दी छोड़ने को विवश होना, रामगुप्त का आरंभ में कायर अयोग्य होना, ध्रुव स्वामिनी का संतुष्ट विवाह जीवन, खड्गधारिणी मंदाकिनी प्रसंग, कोमा पर सकरात प्रणय प्रसंग, नारी रूप में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों का एक साथ सकराज के शिविर में जाना, चंद्रगुप्त की अपेक्षा सामंत कुमारों द्वारा रामगुप्त की हत्या आदि की। इस प्रकार नाटक में कल्पना के रंग भी भरे हैं, कहीं कहीं सच्चाई को झुठलाने की चेष्टा नहीं की है। अगला पात्र को बोलते हैं चरित्र चित्रण। ध्रुव स्वामिनी एक लघु नाटक है। इसमें लेखक ने विभिन्न ऐतिहासिक पात्रों की सृष्टि की है और परंतु उनकी कल्पना के द्वारा कुछ काल्पनिक पात्रों की योजना भी की है। नाटक में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सकराज, खीगल आदि प्रमुख ऐतिहासिक पात्र हैं और रामगुप्त चंद्रगुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र हैं, जिसकी पुष्टि विभिन्न इतिहास ग्रंथों और इतिहासकारों ने की है। रामगुप्त की ऐतिहासिकता बारे में कुछ भी मतभेद या संदेह नहीं किया जा सकता, परंतु यह प्रमाणित हो चुका है कि न केवल रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था, वरन उसकी मृत्यु के पश्चात 375 से 380 ईस्वी तक उसने शासन भी किया था और कांच लिखे सिक्के भी चलाए थे। और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था द्वारा चलाए गए कुछ सिक्कों पर रूपकृति लिखा था, जिस पर चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी की तस्वीर थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसने रूप बदलकर ध्रुव स्वामिनी की रक्षार्थ सकराज को मारा था। इसके अलावा चंद्रगुप्त के समकालीन कवि और लेखक ने ध्रुव स्वामिनी के स्थान पर ध्रुव देवी नाम का उल्लेख है, परंतु प्रसाद जी ने राजशेखर द्वारा उद्धृत नाम ध्रुव स्वामिनी का प्रयोग किया है। इसके अलावा विभिन्न ग्रंथों के आधार पर सकराज व खीगल सेनापति भी ऐतिहासिक ही प्रमाणित होते हैं। प्रसाद जी ने पात्र और उनके चित्रण में भी अपनी काल्पनिकता का समावेश किया है। देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने देश काल और वातावरण के चित्रण में अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए इसकी ऐतिहासिकता को पूर्ण सुरक्षित रखा है और इस नाटक में लेखक ने भारतीय इतिहास के उस समय 375 से 380 तक का वर्णन किया है, जिसे साधारणतः भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस नाटक में लेखक ने उस समय के अनुरूप पात्रों की बोलचाल, पहनावे, रीति रिवाज, तत्कालिक वातावरण के अनुरूप युद्ध शिविर, राजमहल में इजड़ों, बोनों, चतुर्सेविका, प्रतिहारिणियां, राजदूत आदि का चित्रण किया। लेखक ने इस नाटक में तत्कालिक सामाजिक राजनीतिक परंपराओं पर प्रकाश डालते हुए विवाह, मोक्ष, पुनर्विवाह की समस्या, राजा द्वारा अपना उत्तराधिकारी स्वयं चुनने और पराजित राजा द्वारा विजयी राजा को प्रसन्न करने के लिए धन दौलत के साथ राजकन्या का उपहार में देना और राजकलह होने पर अंतिम निर्णय प्रजा परिषद द्वारा देना, ज्योतिष व धर्म संबंधी अंधविश्वासों को प्रकट करना आदि भी सजीव वर्णन किया है। इन सभी वर्णनों में कुछ घटनाएं काल्पनिक होने के कारण उनकी कल्पनाशीलता भी शामिल है, परंतु इससे नाटक की ऐतिहासिकता को कोई क्षति नहीं पहुंचती, अपितु इसका सौंदर्य और भी निखरा है। अस्तु कहा जा सकता है कि प्रस्तुत नाटक का ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें ऐतिहासिकता और कल्पना का सुंदर समन्वय है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के नामकरण पर विचार कीजिए। जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसका नामकरण मतलब जिस प्रकार हम बच्चे का नाम शास्त्रों में पूछ करके और उसका नामकरण किया जाता है, तो उसी प्रकार ध्रुव स्वामिनी नाटक का नामकरण भी किया गया है। तो किसी भी रचनाकार के लिए
उसकी कृति अपनी संतान की बाती होती है। किसी भी लेखक के लिए अपनी जो किताब लिखी है उसका नाम लिखने के लिए संतान की भांति वो भी नाम लिखता है। जिस प्रकार पिता अपनी संतान का नामकरण बहुत सोच समझकर, पंडितों से पूछकर, अन्य लोगों की सलाह करता है, उसी प्रकार रचना भी अपनी रचना का नामकरण अत्यधिक चिंतन के बाद ही करता है। और वह अपनी रचना का नामकरण कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कि पाठक को उसके नाम मात्र से ही रचना की जो पृष्ठभूमि है, आंतरिक पृष्ठभूमि का बहुत अधिक ज्ञान नहीं तो अनुमान अवश्य हो जाता है। इसके लिए रचनाकार कृति का नामकरण करने में सहायक शास्त्रीय आधार और नायक के नाम पर नामकरण या नायिका के नाम पर नामकरण या स्थान के आधार पर नामकरण या घटना विशेष के आधार पर नामकरण या उद्देश्य के आधार पर नामकरण या किसी प्रतीक के नाम पर नामकरण आदि को तो अपने जेहन में रखता है, यानी अपने उद्देश्य में रखता है, साथ ही अपनी बुद्धि और पाठकों के सतर और व्यवहारिक लचीलेपन को भी ध्यान में रखता है। और जहां तक प्रसाद जी द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक का नामकरण का प्रश्न है, कहा जा सकता है कि इसका नामकरण नाटक की मुख्य पात्र ध्रुव स्वामिनी जो स्त्री होने की दृष्टि से तो नायिका है, परंतु नाटक में अपने किरदार और अपने संघर्ष दहन प्रेरक शक्ति के रूप में नायक है। नाटक की समस्त घटना जो कि उसके केंद्र बिंदु है, समस्त घटना का केंद्र बिंदु है, जो उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, शुरू से आखिर तक वह घटना में छाई रहती है, तो के नाम पर रखा गया है। नाटक के प्रत्येक घटनाक्रम में ध्रुव स्वामिनी के इर्द गिर्द चक्र काटता नजर आता है। सभी परिस्थितियों घटना उसके चरित्र का विकास करती नजर आती हैं, इसलिए घटना और परिस्थिति विशेष के आधार पर नाटक का नाम नहीं रखा जा सकता। युग युग में नारी पुरुष के द्वारा प्रताड़ित, उपेक्षित, अपमानित होती रही है, और पर जब अपने अधिकारों को पहचानने लगी तो उसके प्रति सजग है। परंतु नाटक के द्वारा प्रसाद जी बताना चाहते हैं कि नारी तब तक उपहार की वस्तु बनी रहेगी जब तक वह स्वयं विरोध नहीं करेगी। ध्रुव स्वामिनी द्वारा प्रसाद ने यही विरोध दर्शाया है। चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता होने के कारण रामगुप्त के साथ उसका विवाह कर दिया गया था, और रामगुप्त कायर, विलासी, भोगों और कलील चरित्र के कारण ध्रुव स्वामिनी के चरित्र की दृढ़ता को ही बल मिलता है और उसका विस्तार होता है। चंद्रगुप्त के साथ ध्रुव स्वामिनी का स्नेह है, पर वह फिर भी वह चंद्रगुप्त से दूर रहती है। पर जब रामगुप्त अपनी पत्नी की रक्षा न करके उसे संधि की शर्तों के अनुसार सकराज के उपहार में देने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह रामगुप्त से यही कहती है कि महादेवी होने के नाते नहीं, एक पत्नी होने के नाते तुमसे पूछती हूँ, मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त साम्राज्य क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? देखिए मेरी ओर, देखिए मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि वह अपने का अपने स्वामी समझने वाला पुरुष उसके प्राण का पण लगा सके, यानी कि उसका स्वामी भी उसकी रक्षा न कर सके। दूसरी ओर ध्रुव स्वामिनी के अतिरिक्त अन्य पात्रों पर विचार करें तो रामगुप्त पूर्ण रूप से अयोग्य, कायर, विलासी, कलीव है। इसकी तुलना चंद्रगुप्त से की जाए तो वह धीरोदात्त गुण है, उसमें वीर, प्रतिभाशाली, क्षमाशील है, सुंदर है, त्यागी है। तो ध्रुव स्वामिनी को सकराज को उपहार में दे देने की बात सुनकर के उसका रक्त खोल उठता है, और वह ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या करने से रोकता है। अपने भाई का व्यंग्य पूर्ण लज्जे में कहता है, आपसे तो यह भी नहीं बनता। तो वह ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए उसके स्थान पर शकदुर्ग में जाता है। तो परंतु जो चंद्रगुप्त है वह पूरी तरह से नायक नहीं है, क्योंकि वह
पूरी तरह से उसकी रक्षा शुरू से अंत तक नहीं रहता। तो इसका ध्रुव स्वामिनी ही इस नाटक का ध्रुव स्वामी